हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर आपका स्वागत है अनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था उसके बाद से लेकर और जो करंटली इस साल जून में जो मेंस होगा वहाँ तक का सारा करंट अफेयर वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी वीकली वाली सीरीज चल रही है। और ना केवल हम सिर्फ करंट अफेयर जो है वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बाकायदा उनके लिए हम सिर्फ करंट अफेयर के टॉपिक ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनके लिए हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर्स भी, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स के एक तो डिस्कशन मिलेंगे, प्लस उनका जो मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। इसके बाद क्या होगा, इन्हीं करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको एक वीडियो और मिलेगा, जिसमें एक वीडियो तो आपको हिंदी मीडियम का मिलेगा और एक इंग्लिश मीडियम का मिलेगा, जिनमें क्या होगा, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे मेंस के पर्सपेक्टिव में, आरएस मेंस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, पहले आप ये वीडियो देखें, यहाँ टॉपिक्स को देखें, उसके बाद आपको जो दूसरे जो वीडियो अपलोड होंगे क्वेश्चन आंसर वाले, वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को राइट करने की पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप उनको मॉडल आंसर से टैली करें। और अपने को जो आपने जो लिखे हैं टॉपिक्स, यहाँ से पढ़ने के बाद वो जो क्वेश्चंस लिखोगे, आप उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को मॉडल आंसर से टैली करके आप अपने कहाँ आप कमी रख रहे हो या कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आप इवेल्युएट कर पाओगे, है ना। और जो आपको मॉडल आंसर है वो एकदम आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे। आप अगर नहीं भी किसी क्वेश्चन को नहीं फ्रेम कर पा रहे हो तो फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब आपको उन आंसर्स में मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ अपन अभी टॉपिक डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री कोचिंग है, आपको जितना भी यहाँ पर मैटर मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब पर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चैनल सब्सक्राइब करना है। और कोई और अगर आपका जानकारी तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी ये चैनल, और सॉरी, ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कृषि के लिए भारत आसियान फेलोशिप। क्या हुआ है कि भारत ने आसियान जो कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ कौन सी हैं, जो साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया की हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक फेलोशिप स्टार्ट करी है। किसके अंदर, कृषि के लिए, कृषि के अंदर पढ़ाई के लिए और उनमें शोध के लिए। कैसी फेलोशिप है ये, पीजी की फेलोशिप है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलेगी 500 स्टूडेंट्स, सॉरी 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है। 2024 से 25 तक, और पीजी की फेलोशिप है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कृषि शिक्षा और अनुसंधान में दोनों देश, आसियान और भारत का सहयोग बढ़ाना। ठीक है। अब क्या है देखो, जो फेलोशिप देने के बाद क्या होगा कि वो बच्चे जो हैं आसियान कंट्रीज़ के, वो इंडिया के अंदर आएंगे और यहाँ पर भी पढ़ाई करेंगे, और यहाँ जो रिसर्च हो रही है उसमें अपना कुछ सीख के जाएंगे और अपने देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने इनको क्यों दिया है, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ जो है ना, आसियान आसियान कंट्रीज़ और हमारे देश का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग सेम है। इसीलिए जो इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, बाढ़, सूखा, भूकंप, है ना, वो सब चीज़ें जो हैं उनका इफ़ेक्ट वहाँ पे भी होता है। और जो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होने से जो जैसे चावल की फसल वगैरह हुई उनमें रोग, है ना, उन रोगों का निदान किस तरीके से हो, वो सब पढ़ाई यहाँ करके जाएंगे और अपने देश में भी उनको लागू करेंगे। दूसरा क्या है, इस तरीके की चीज़ क्या होती है, आपकी पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी होती है उसमें भी काम आता है। दोनों जो भारत और आसियान जो ग्रुप है उनका जो आपस में सहयोग जो है, उनमें जो डिप्लोमेटिकली जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तीसरा, भारत का जो एक ईस्ट ईस्ट एक्ट ईस्ट, सॉरी, पहले था लुक ईस्ट, अब उसको कर दिया गया था एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी ये एक इम्पोर्टेंट पहल है। ठीक है। कौन कौन इसको करवा रहा है, तो विदेश मंत्रालय, क्योंकि दूसरे देश के साथ, और आईसीआर। आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कौन से देश हैं वो। ये देश हैं, देखिए 10 देश हैं आसियान के अंदर। कौन कौन से, म्यांमार, एक सेकंड में जूम करता हूँ इसे, आपको क्लियरली दिखेंगे वो सारे देश। 10 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी, म्यांमार, थाईलैंड, 2, 3 कंबोडिया, 4 वियतनाम, 5 लाओस, 6 मलेशिया, 7 सिंगापुर, 8 इंडोनेशिया, और ये एक ब्रुनेई कंट्री है, नो ब्रुनेई, और 10वां आपका फिलीपींस। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है, मनीला। और ये आपका साउथ चाइना सी हो ही गया, है ना।
और ये आपने कल डिस्कस किया था मलक्का जल स्ट्रेट, यहाँ पर क्या था बताओ, कोक्स कोक्स बाज़ार बंदरगाह और सेंट मार्टिन, वो सॉरी क्या, कोक्स बाज़ार आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड, है ना, जो न्यूज़ में थे कल वाले, जो लेक्चर था, जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है। और उसके बाद आप ये मलक्का जल स्टेट हो ही गया, ये पाक जल डमरू, है ना, और ये आपकी विषुवत रेखा। तो इस तरीके से क्या है, आप लोकेशन साथ के साथ देखते चलो, ताकि जो लास्ट ईयर मेंस में क्वेश्चन आया था ना कि आप क्वेश्चन लोकेशन पॉइंट आउट करो उस तरीके से, क्योंकि देखो डोमेस्टिक लोकेशन पूछ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार इंटरनेशनल लोकेशन पूछी जा सकती है, और ये एरिया आपका न्यूज़ में रहता है, इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्या है, देखो आसियान क्या है, आपको अगर मालूम हो तो एक तो ये हमारा सार्क है इस तरफ, और ये इधर आसियान है। ठीक है, ये सार्क का एरिया है, आप पढ़ ही रहे होंगे करंट अफेयर, सॉरी स्टेटिक, सार्क, और ये आपका आसियान। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, बीमस्टेक। ठीक है, जिसकी रिसेंटली अभी सबमिट हुई थी, कहाँ हुई थी बताओ, थाईलैंड में हुई थी, जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट को स्टैटिक के साथ साथ रिवाइज करते चलिए, ताकि आपको एंड टाइम में रिवीजन पे एफर्ट कम मारना पड़ेगा, और साथ के साथ ही आपका करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों होता चलेगा। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे मेंस के, आप उनको प्रैक्टिस करिए, बस इस वीडियो को देखते जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो उसके नोट्स बना लीजिए, अगर आप करंट अफेयर कहीं से नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अगर आपको यहाँ कोई पॉइंट मिलता है जो अपडेटेड है तो उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो भारत आसियान कृषि फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए क्या है। भारतीय छात्रों को आसियान देशों में भेजना, नहीं ये नहीं है। ठीक है, आसियान देशों के साथ कृषि शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, फेलोशिप का उद्देश्य क्या है, भारत और आसियान देशों के बीच कृषि शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ाना है। ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ लिख दिया है साथ में आसियान के लिए। तो आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं, 10 देश। वो 10 देश मैंने आपको अभी बताए। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ये ब्लॉक है ना आसियान, ये सक्सेसफुल ब्लॉक माना जाता है कंपैरेटिवली, और ये कहते हैं कि हम खुद को यूरोप की तरह डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है, जो क्षेत्र यानी आसियान ब्लॉक में जो 10 देश हैं उनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। किस कैसा, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली इसके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है और बढ़ाना है। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। तो उस समय इनिशियली इसके 10 मेंबर नहीं थे। उस समय जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन कौन थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी 5 ही देश थे। ठीक है, तो ये स्लाइड आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और आप ये स्लाइड अगर मान लो कोई जानकार है तो उसके साथ भी ये जो स्क्रीनशॉट है शेयर करें, ताकि सबको बेनिफिट हो। नेक्स्ट है, डेंगू की एक वैक्सीन डेवलप की जा रही है, किसके द्वारा, पेनिसिया बायोटेक के द्वारा। और इस हेल्प कौन कर रहा है, आईसीएमआर। अभी हमने क्या पढ़ा था, आईसीएआर। ठीक है, और ये क्या है, आईसीएमआर। क्या डिफरेंस है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये तो कृषि संबंधी जितनी भी शोध होता है या रिसर्च होती है उसको डेडिकेटेड है, और ये चिकित्सा संबंधी, ठीक है, जो शोध वगैरह होता है उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो कौन डेवलप कर रहा है, को तो प्राइवेट एजेंसी है, कंपनी, उसका नाम क्या है, पेनिसिया बायोटेक। और ये भारत का क्या है, पहला स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। यानी अभी देखो डेंगू की मौत सबसे ज़्यादा, जो अभी जो सीज़न चलता है डेंगू, चिकनगुनिया, ये मच्छर जनित बीमारी है। ठीक है, और इसका वायरल जो है वो कौन है, जो वेक्टर जो है, सॉरी, इसका वाहक कौन है, एडीज इजिप्टी मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि डेंगू के अंदर क्या होता है, आपकी प्लेटलेट्स डाउन होनी शुरू हो जाती है और शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। तो बॉडी के अंदर जो है वो खून का थक्का बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो जो डेंगू के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए इस बात की विशेष सावधानी रखी जाती है कि किसी प्रकार से रक्त बहिस्राव नहीं होना चाहिए, है ना, ना तो इंटरनल हो ना एक्सटर्नल हो, तो कोई कट पिट नहीं जाए, थोड़ा सा भी कोई खरोंच नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है जैसे जैसे प्लेटलेट डाउन होती है, क्योंकि बाद में इसकी जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। हालांकि इसके इंजेक्शन वगैरह आते हैं जो लगाते ही क्या होता है कि तुरंत आपका खून का क्लॉट बनना शुरू हो जाता है।
ठीक है। किस प्रकार की ये वैक्सीन है, ये स्वदेशी है और टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। ठीक है, कैसी है, टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। इनिशियली इसको क्या होता है, चरण 3 का इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया गया है बना के, और 19 साइटों पर इसका परीक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, डेंगू के खिलाफ ये भारत की महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि अभी तक कोई लाइसेंस प्राप्त टीका हमारे पास नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, इंजेक्शन का नाम क्या, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेंगियाल क्या है। तो डेंगियाल एक्चुअल में क्या है, भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जाने वाला डेंगू की एक वैक्सीन है, जिसका नाम डेंगियाल है, जिसे पेनिशिया बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो किस संस्था का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है, तो विकास आईसीएमआर के द्वारा किया गया है। और बना कौन रहा है, पेनिशिया बायोटेक, सॉरी, कि विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, ये पेनिशिया बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है, और पेनिशिया बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो आईसीएमआर कर रहा है। ये इसी के लिए द्वारा बनाया जा रहा है ना। विकास किसने किया है, पेनिशिया बायोटेक ने। ठीक है, ये देखिए आईसीएमआर ने सहयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल। नाम क्या है, MPATGM। MPATGM स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक, एंटी, टी स्टैंड्स फॉर टैंक, गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो क्या मतलब है ये, अभी क्या हुआ है, इस मिसाइल का क्या किया गया है, पोखरण रेंज में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। राजस्थान के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रेंज है, कौन कौन सी, एक तो पोखरण रेंज है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज है। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो मैन पोर्टेबल मतलब ये इतनी छोटी मिसाइल है, और जो इंसान के द्वारा भी अपने कंधे पे, जो जवान जो है, सेना के जवान जो है, वो कंधे पर लॉन्चर डाल के भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। किस तरीके की ये एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक को ध्वस्त करने वाली मिसाइल, और किस टाइप में, गाइडेड, यानी इसको एक गाइडेंस देकर, एक गाइडेड मतलब सीधा अपना टारगेट को ही हिट करेगी, इस तरीके की ये मिसाइल है। ठीक है, ये इसका एक फीचर है कि इसको मेन पोर्टेबल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तोप से भी, जो टैंक्स होते हैं उनसे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। डेवलप किसने किया है इसे, तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, और डीआरडीओ के इसकी इसकी क्षमता क्या है, एक तो ये कंधे से दागी जाने वाली है, और रात में भी इसको आप क्या कर सकते हो, क्यों, चूँकि गाइडेड मिसाइल है, तो ये क्या करती है, अपने सेंसर की यूज़ से रात में भी अगर आप इसे दागोगे तो भी एकदम सटीक निशाना ये लगाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जो टैंक आपके एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से लैस है ना, उन टैंकों को भी ये नष्ट करने में सक्षम है। क्यों है, क्योंकि इसमें टेडम हीट मतलब हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वार हेड पाया जाता है। वार हेड क्या होता है, देखो किसी भी मिसाइल है ना, जो ये मान लो मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है, तो ये मिसाइल का इतना तो नीचे का पार्ट, मिसाइल एक तरीके से रॉकेट की तरीके की होती है, नीचे तो इसमें क्या होता है, प्रणोदक लगे होते हैं, प्रणोदक कहते हैं ना जिनको, जो इनको लॉन्च करते हैं, और आगे इसमें बारूद भरा होता है, ये बारूद जो वार हेड होता है, इसमें बारूद भरा होता है, तो इसको वार हेड बोलते हैं। जो मिसाइल का हेड है, जो रियल में वार करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वार हेड। बाकी ये क्या होता है, नीचे से जैसे आग वगैरह लगती है तो ये मिसाइल आपकी ऊपर उठती है, तो इसमें सारे प्रणोदक लगे होते हैं। ठीक है, उपयोग कौन करेगा, एक तो भारतीय सेना करेगी, और पैरा कमांडो करेंगे, मतलब कंधे पे लॉन्च करके और कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सका है। पैरा कमांडो ट्रूप जो गरुड़ और ये है ना, मरीन कमांडो नौसेना का, वायुसेना के गरुड़, तो इस तरीके से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MPATGM मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित गई है और भारतीय सेना के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह मिसाइल रात में भी टारगेट को भेज सकती है, हाँ भेज सकती है, और ERA संरक्षित जो है टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है, बिल्कुल है। हमने अभी पढ़ा है कि टेंडम हीट लगी होती है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो होता है उनसे सक्षम, जो टैंक है उनको भी नष्ट करने में सक्षम है। तो क्या है, ये दोनों सही हैं, और RA की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, C। आप एक तो कथन भी सही है, एसर्शन, और रीज़न भी इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो विकसित करता है, और जो मैंने आपको बताया कि टेंडम हीट वार हेड के माध्यम से ये ERA के संरक्षित टैंकों को भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है, देखो एक जो ग्लाइड बम का जो क्या है, जो परीक्षण किया गया, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, इसका नाम क्या रखा गया, गौरव। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपका कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, पेपर 2 का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है ना, वहाँ ये आपका ये टॉपिक को पूछा जा सकता है 2 नंबर में, कि गौरव और MPATGM क्या है। ठीक है, एक एक नंबर में आप बताइए। तो वो मिसाइल है और ये बम है।
ठीक है। और ये किस में लगेगा? आपका सुखोई 30 और MKI जो लंबी दूरी की ग्लाइड है, जो आपके फाइटर जेट होते हैं उनके अंदर ये बम लगाया जाता है। ठीक है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा तट पर, व्हीलर आइलैंड पे, है ना। 1000 किलोग्राम इसका वजन है और ये दूर स्थित जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकता है। कैसा करेगा? एयर टू सरफेस। ठीक है। डेवलप किसने किया है? DRDO की एक हैदराबाद में लैब है जिसको बोलते हैं RCI। RCI स्टैंड्स फॉर रिसर्च सेंटर इमारत। इंपॉर्टेंट है ये, लोग लिख के आ जाएंगे RCI को, रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट नहीं, जबकि इसका जो DRDO की हैदराबाद वाली लैब है उसका नाम क्या है? रिसर्च सेंटर इमारत। और ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया है। अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जो कंपनी है उनकी इसमें भागीदारी है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? इम्पैक्ट ये होगा कि इससे सशस्त्र बलों की जो मारक क्षमता है वो वृद्धि होगी। तो कल को अगर युद्ध होता है तो हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी अच्छी होगी इस कंपैरेटिवली जो पीछे के जो वर्जन थे उससे। ठीक है। अब आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में ये बताओ। DRDO की राजस्थान में भी एक लैब है, वो कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है। इन चारों में से कोई एक है, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी टॉपिक के बेसिस पे कि गौरव एक लंबी दूरी की ग्लाइड बम है जिसका वजन 1000 किलोग्राम है। बिल्कुल सही है, विचार करना है। ठीक है। इसका परीक्षण अडानी ग्रुप द्वारा उड़ीसा के तट पर किया गया। नहीं, अडानी ग्रुप तो इसका सपोर्टर था जो डेवलप कर रहा है। परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा किया गया था, तो ये बात तो गलत है। ठीक है। इसका विकास DRDO के RCI हैदराबाद सेंटर ने किया है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 आपका क्या है? सही है, और 2 आपका गलत है। तो 1 और 3 ये आंसर बी होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही है, बी। ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर अनुमान। ये आपका टॉपिक जो है, देखिए ये जो पेपर 2 का साइंस टेक वाला जो पोर्शन है ना, यूनिट 2, उसके अंदर बायो वाला जो सेक्शन है उसमें आपका एक सब टॉपिक है डिजीज़, है ना, डिजीज़। और उसके अंदर है गैर संक्रामक बीमारियां जिसमें मेंशन है आपका कैंसर। आप सिलेबस देखिएगा। ठीक है। वहाँ पर ये कंटेंट आपका यूज आएगा। इसके अलावा बीमारियों पर अगर आपका कहीं भी कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं बीमारियों पर, या फिर आप कोई 10 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहाँ पर भी ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि देखो ये थोड़ा अच्छा डेटा है। किस कारण? क्योंकि लेसेंट के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। तो ये एक ऑथोराइज्ड मैगजीन है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि 2050 तक विश्व स्तर पर कैंसर मामलों और मौतों में भारी वृद्धि होगी। ठीक है। पुरुषों में वृद्धि 2050 तक जो होगी वो 84% होगी, और मौतें जो हैं वो 93% बढ़ने का अनुमान है 2022 की तुलना में। पुरुषों का जो मुख्य जोखिम है वो क्या है? धूम्रपान, शराब और मोटापा। देखिए धूम्रपान जो दो तरीके का होता है, पैसिव और एक्टिव। तो धूम्रपान से जो उसके पास जो बीड़ी सिगरेट पी रहा है ना, उसके बगल में जो बैठा है वो बंदा भी उससे इफेक्ट होता है, तो उसको भी कैंसर होने के जोखिम पैदा होता है। शराब जो होता है वो लीवर वगैरह और अंदर के इंटरनल ऑर्गन सबको ख़राब करता है, तो इससे भी कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। और मोटापा, ये किसी जो जंक फूड वगैरह और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होने की वजह से मोटापा क्या है? बढ़ता है। और ये सभी धीरे मोटापा की वजह से धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होती है, और ये कैंसर और गैर संक्रामक बीमारियां जैसे मधुमेह, BP, है ना, उन सबको भी ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्या है कि आपका प्रमुख कैंसर कौन कौन से है? तो पुरुषों में जो फेफड़ों का कैंसर है जिसमें 87% मामले बढ़ेंगे, और प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल जो है वो कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर होता है आपका वृषण से संबंधित। ठीक है। पुरुषों का जो जननांग होता है। कोलोरेक्टल कैंसर होता है गुदा संबंधित। ठीक है। जहाँ से मलद्वार जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर भी जो कैंसर होने के जो चांसेस हैं उनमें ये बढ़ने की इस रिपोर्ट में बोला है कि भाई वो कैंसर जो है वो भविष्य के अंदर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि खान पान और ये जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, इस वजह से पुरुषों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रीय अंतर क्या होगा कि बाकी सब दुनिया के कंपेयर में अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि होगी। चलिए एक बार ये लोकेशन देख लेते हैं, अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर। ठीक है। ये आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, इसका पूर्वी, है ना, पूर्वी क्षेत्र यानी ये वाला, और ये अफ्रीका। यहाँ कंपेरेटिवली क्या होगा? कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसा ही लेसेंट की जो रिपोर्ट है उसने बोला है। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। तो इस पे बेसिस पे क्वेश्चन हो गया ये कि 2050 तक कैंसर से होने वाली मौतों और मामलों में सबसे बड़ा कारण कौन सा कैंसर होने का अनुमान है? बताइए कौन सा कैंसर होने का अनुमान है? तो सबसे ज़्यादा किससे होगा? फेफड़ों के कैंसर से होगा। ठीक है।
तो अध्ययन के अनुसार 2050 तक का कैंसर मामलों और मौतों का सबसे बड़ा कारण फेफड़ों का कैंसर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि 87% तक इसमें वृद्धि होगी, है ना। फेफड़ों का कैंसर सिर्फ बीड़ी सिगरेट से ही नहीं होगा, उसके अलावा क्या होगा, वायु प्रदूषण अगर हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण के अंदर ग्रीन हाउस गैस और जो गैसेज वगैरह हैं या पार्टिकुलेट मैटर है जो 2.5 और 10 जो माइक्रोन के हैं, है ना, उनकी वजह से भी प्रदूषण होता है। जैसे दिल्ली के अंदर ओड इवन वाली व्यवस्था करनी पड़ती है, जो थोड़ा सा भी मौसम ठंडा होता है तो दिल्ली एनसीआर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो गैस चैम्बर की तरह बन जाते हैं, है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, उस प्रदूषण की वजह से भी जो बीड़ी सिगरेट नहीं भी पी रहा है ना, उसके भी क्या हो रहा है कि फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस भविष्य के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अहुआ। अहुआ क्या था बताइए, आप स्टैटिक पढ़ ही रहे होंगे तो राजस्थान, ये आपका टॉपिक है पेपर 1 का जो यूनिट 1 है उसमें राजस्थानी हिस्ट्री का टॉपिक है ये, और राजस्थान हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। क्या था अहुआ का इतिहास और 1857 का विद्रोह। अहुआ क्या था कि जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था, ठीक है। जो वहाँ के जो ठिकानेदार थे, जो आप ये बाकी सब आप पढ़ ही रहे होंगे, तो उनकी उस जो जोधपुर के जो राजा थे, जो महाराजा थे, उनके साथ उनकी बन नहीं रही थी, वो अपने राजनीतिक कारण थे, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण दी थी। उससे नाराज होकर हैचेट ने उन पर क्या किया था, जो हैचेट थे उन्होंने पर आक्रमण किया था अहुआ के ठिकानेदार पर, लेकिन वो हैचेट उसको डील नहीं कर पाए और वो हार गए, ठीक है, अंग्रेज़ हार गए। उसके बाद जो वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ पर, जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसिन, उन्होंने सेना के साथ हमला किया, और जो अहुआ के ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने उनके साथ युद्ध में मैक मैसिन को मार दिया और सिर काट कर किले के द्वार पे लटका दिया था मैक मैसिन का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ ही रहे होंगे और आपको पता भी होगा, ठीक है। तो अहुआ का गांव कहाँ पर है, ये पाली जिले में है, और 1857 क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। और कैप्टन मैक मैसिन का सिर काटकर किले के उस पर गेट पे लटका दिया था, ठीक है। अब क्या है कि इस गांव को बढ़िया अगर गवर्नमेंट डेवलप करे तो यहाँ पर्यटन स्थल की क्षमता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसी में, सुगाली माता मंदिर, ठीक है। सुगाली माता मंदिर क्या है, जो अहुआ के अंदर जो सुगाली माता का मंदिर था, अंग्रेज़ों ने बाद में क्या है गुस्से में आकर उस मंदिर में तोड़ फोड़ मचाई, और जो सुगाली माता की खंडित मूर्तियाँ आज भी कहाँ संरक्षित रखी हुई हैं बताइए, पाली के संग्रहालय में रखी हुई हैं, ठीक है, पाली के संग्रहालय में। चलिए नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन क्या है कि अहुआ का जो विद्रोह था वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया, नेतृत्व है जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया, बिल्कुल सही बात है। विद्रोह के दौरान कैप्टन मैक मैसिन की हत्या कर उसका सिर किले पर लटकाया, ये भी सही बात है। ये विद्रोह का केवल आर्थिक कारणों से हुआ था, नहीं ये राजनीतिक नहीं था, नहीं, इसका मेजर कारण ही राजनीतिक था, ठीक है ना। आर्थिक कारण भी था लेकिन मेजर कारण राजनीतिक था। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, ठीक है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि विद्रोह राजनीतिक, सामाजिक व सैन्य असंतोष से जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रणाली बनाई है जिसका नाम दिया है NPSS, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, ठीक है। ये क्या है भाई, एक पोर्टल है AI इनेबल्ड एक पोर्टल है जहाँ पर ये किसानों के लिए बनाया गया है। किसान क्या करेंगे, अपने खेत के अंदर जो पेस्ट वगैरह डालते हैं उसको रेगुलेट करके या जितनी ज़रूरत है उतना डालें, इसके लिए इनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करना है, किसान को अपनी फसल पे जो कीट है उसकी फ़ोटो लेकर इस पोर्टल पर अपलोड करनी है, ठीक है। अब ये पोर्टल क्या करेगा, AI इनेबल्ड है तो ये AI से उस कीट को आइडेंटिफाई करेगा, वहाँ की फसल देखेगा, और ये पोर्टल के अंदर आपके साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, वो इन फोटोज़ को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करके वो बताएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कीट कौन सा है और आपको कौन सा कीटनाशक यूज़ करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि कीटनाशक की मात्रा जो अभी अंधाधुंध डाली जा रही है, कैसे डाली जा रही है कि किसान इतना जागरूक नहीं है और उसको जो कंपनियां बोलती हैं वो उसी हिसाब से डाल देती हैं, और कंपनियों को बेनिफिट किस में है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका कीटनाशक बिके। तो जहाँ पर 1 किलो कीटनाशक की जरूरत है वहाँ कंपनियां 50-50 किलो कीटनाशक डलवा दे रही हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है, एक तो किसान को जान जोखिम में रहती है, क्यों, क्योंकि वो जो कण हैं, जो जहरीले कण हैं, वो वातावरण में जल, ज़मीन और हवा तीनों जगह रहते हैं। दूसरा क्या होती है, फसलों के अंदर जो है वो कीटनाशकों की मात्रा बढ़ने से उनमें जैव आवर्धन हो जाता है, किस चीज़ का, केमिकल्स का, और वो अल्टीमेटली हमारी खाद्य श्रृंखला के अंदर, खाद्य जो फूड चेन जो है उसके अंदर आ जाता है,
ठीक है। तीसरा क्या है, देखो जहाँ 1 किलो कीटनाशक की जरूरत है वहाँ उसको 50 किलो खरीदना पड़ रहा है। तो किसान की अल्टीमेटली क्या होती है, कृषि की जो क्षमता है ना, कृषि की जो लागत है, कृषि लागत उसकी बढ़ जाती है। कृषि लागत बढ़ जाती है प्लस फसलों के अंदर दाम उसे लगभग उतने नहीं मिलते जितनी लागत बढ़ रही है। तो मूल्य वर्धन नहीं होने के, फसलों का मूल्य वर्धन नहीं होने से किसान क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो घाटे का सौदा, खेती जो है वो घाटे का सौदा बनती जाती है। और किसान के जो है वो आत्महत्या और ये जो है एग्रेसिव स्टेप उठाते, जो विदर्भ का जो मुख्य मामला है ना, धीरे धीरे खेती किसानी से टूटता जाता है। ठीक है। तो खेती को एक्चुअल में डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस, इसको अगर ढंग से डेवलप करो तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे ये कंपनियां अपना फ़ायदा तो उठा के चली गई और इससे नुकसान हो गया किसको, अल्टीमेटली किसान को और आम जनता को, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज भोजन मिलेगा और वो उनके क्या करेगा, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज भोजन मिलेगा तो उनके स्वास्थ्य, और जब भी हमने पढ़ाई था कि कैंसर वगैरह को बढ़ाएगा, कैंसर को बढ़ाएगा तो उनकी जेब का खर्चा बढ़ेगा और उनकी भी लागत बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देश के अंदर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के अंदर निम्नता आएगी, उसमें कमी आएगी। ठीक है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए देखिए एक पोर्टल बनाया है, इस पोर्टल से कितना इफेक्ट होगा कि किसान को उस पर फोटो अपलोड करनी है, साइंटिस्ट क्या करेंगे उस, एक सेकंड में आपको पूरा अच्छे से डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये पोर्टल है, इस पे एक तो इसमें कौन है, वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये जो प्रणाली है ये एनपीएसएस है, एक किसान जुड़ा हुआ है। अब किसान क्या करेगा, किसान इसमें फ़ोटो अपलोड करेगा, ये फ़ोटो किसके पास जाएगी, वैज्ञानिक के पास जाएगी। वैज्ञानिक इसको एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर, मान लो ये स्टार से हम कीटनाशक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कि भाई वैज्ञानिक ये बताएंगे कि भाई इस फोटो को देख के कि आपको ये वाला कीटनाशक इतनी मात्रा के अंदर, इतनी मात्रा के अंदर यूज़ करना है। और ये जो बताएगा ये किसान के पास जाएगा, किसान उतनी मात्रा में यूज़ करेगा तो क्या होगा, उसकी एक तो ज़मीन बचेगी, ज़मीन में नुकसान होने से बचेगा, कम केमिकल जाएगा और ख़र्चा कम होगा और उसका जो है वो बढ़त ज़्यादा होगी, यानी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो अगर आपके जानकारी में कोई भी खेती किसानी या आप भी उससे जुड़े हैं, जैसे राजस्थान के अंदर मेजर लोग जुड़े हैं, तो आपको इस पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। चीज़ें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, देखिए एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, उनको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना होता है। तो ये आपकी जो खेती की जो आपकी जो कॉस्ट है उसको वो जो है वो कम कर देगा। ये गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है और गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब अपन आते हैं फैक्ट्स पे। ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, अब अपन आते हैं फैक्ट्स पे। आइए, तो शुभारंभ कब हुआ, 30 अगस्त 2024 के महीने में हुआ था। एआई इनेबल्ड एक पोर्टल है। ठीक है। क्या होगा, किसानों को विशेषज्ञों से जोड़कर वैज्ञानिक कीट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्य कैसे करेगा कि एआई द्वारा कीटों और रोगों की शीघ्र पहचान हो जाएगी, उनका सटीक निदान होगा कि भाई आपको एग्जैक्ट, आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, आपके ये रोग है या ये पर्टिकुलर कीट है, इसका ये इलाज है। ठीक है। और इससे उपचार में मदद मिलेगी। लाभ किसका होगा, बेहतर उपज होगी किसानों की, कम फसल नुकसान होगा और सॉइल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा और मृदा संरक्षण अच्छा होगा। ठीक है। बाकी के बेनिफिट तो मैंने आपको बताए ही थे कि भाई ये उपभोक्ता को भी इससे बेनिफिट होगा, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी क्वेश्चन पहले ये है, ये देखिए इसके बेसिस पे कि हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, कीटनाशकों की बिक्री बढ़ाना, ये नहीं है, ये तो कम करना है। ठीक है। और कीटनाशकों को सीधे विकृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जोड़कर कीट नियंत्रण में मदद करना, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ी है। कि केवल जैविक खेती को बढ़ाना, नहीं। किसानों को मौसम की जानकारी देना, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ने। इसी तरीके का ये देखिए बी क्या बोला है इसने कि एनपीसीएस का उद्देश्य एआई का उपयोग करके किसानों को विशेषज्ञ जोड़ना है ताकि कीटों की पहचान, निदान और वैज्ञानिक प्रबंधन में सहायता मिल सके। नेक्स्ट एक और अब एआई का टॉपिक है तो मैं एआई का भी एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य मशीनों को मानव जैसी सोच और कार्य करने की क्षमता प्रदान करना है। सही बात है। ठीक है। एआई में प्रमुख तकनीकी पहलू में मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ये आप पेपर 2 के अंदर जो आधारभूत और कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसके अंदर आप ये पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है। एआई केवल मशीनों के लिए कार्यों को स्वचालित करने तक सीमित है, इसका मानव जीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत बात है। आज हम देख ही रहे हैं, अभी एक ट्रेंड चला था गिबली, वो कितना तगड़ा मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा था। मतलब ओपन एआई वालों को ये बोलना पड़ा कि भाई ये मतलब बंद करो, क्या बचकानापन ना लगा रखा है तुमने। और हमने सारा डेटा उनको इमेज के तौर पे लोगों ने भर भर के दे दिया है। और एआई क्या है, ऐसी मशीनें हैं जो डेटा की भूखी हैं। ठीक है। इनको डेटा, इनकी डाइट है डेटा। ठीक है। और अंबानी साहब ने बोला भी है कि डेटा विल बी द न्यू करेंसी इन फ्यूचर, और मुझे लगता नहीं है फ्यूचर ये करंटली हो चुका है। जिसके पास जितना तगड़ा डेटा है वो उतनी तगड़ा आपका बिहेवियरल सेट कर रहा है।
ठीक है। एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन और वित्तीय सेवाओं में बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मानव जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है, और जबकि स्टेटमेंट में बोला है कि प्रभाव नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ये सी स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। ए, बी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर अपना ये सी होना चाहिए, ए, बी और डी। बिल्कुल अपना आंसर सही है। ये दोनों कथन सही हैं क्योंकि एआई का उद्देश्य मशीनों, इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करना है, और इसमें मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और एनएलपी जैसी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा क्या है, ये गलत है क्योंकि उसने बोला था ना कि मानव पर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एआई का उपयोग मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, है ना। इन सब में अभी हमने पढ़ा है कृषि के अंदर, लास्ट जो एनपीपी हमने एनपीएसएस जो पोर्टल पढ़ा है, ठीक है। और एआई का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे उद्योग, सेवा, ठीक है, और अधिक कुशल और स्वचालित हो रहा है। ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखपति दीदी योजना। इसके प्रमाण पत्र जो पीएम मोदी थे उन्होंने बांटे थे 25 अगस्त को महाराष्ट्र से। तो लखपति दीदी योजना एक्चुअल में है क्या? देखो, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं हैं ना, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक जो स्कीम चलती है जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। एक तो हैंड राइटिंग इतनी, एक सेकेंड, हाँ, स्वयं सहायता समूह हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, ठीक है। तो एसएचजी क्या करता है, कुछ महिलाओं का 15 से 20 महिलाओं का क्लस्टर बनाकर उनको रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। रीफाइनेंसिंग किसके थ्रू? ग्रामीण बैंक और ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जिला स्तर पर, उनके थ्रू भी इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब कुछ पैसा इनको कम कोलेट्रल फ्री पैसा दिया जाता है, फिर ये महिलाओं का जो समूह होता है ये कुछ बिजनेस करती हैं, और वहाँ से वो बिज़नेस रन करने के बाद ये क्या करती हैं, उसको जो वो पैसा वापस चुका देती हैं जो रियायत पे इनको मिला है, और इनका सेटअप जो बिज़नेस है वो सेटअप हो जाता है। जैसे छोटे काम करती हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट का, है ना, और आपका जो ये अगरबत्ती बनाना, और भी बहुत सारे कुछ अच्छे एसएचजी हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट इनको क्या करती है, मार्केट प्रोवाइड कराती है। जैसे दिल्ली हाट, अगर दिल्ली में आप गए हो तो हाट लगाती हैं, हाट मार्केट, है ना, सरस मेला, ये सब वहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शो किया जाता है, और लोग जो हैं वो उनको खरीदते हैं। ज़्यादातर ये राजस्थान के अंदर इनका हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो अच्छे एसएचजी के होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब देखो, ये एसएचजी के अंदर अगर मान लो 20 महिलाएं हैं और इन्होंने 3-4 अच्छे बिजनेस किए, अब क्या हुआ, वो जो पैसा है वो वापस बटेगा तो इन्हीं में ना, फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहे। ये अपने समूह के लिए काम करेंगे, समूह के लिए काम करेंगे, तो सहकारिता की जो भावना है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो सभी ग्रो करेंगे। समूह ग्रो करेगा तो पूरा, अगर एसएचजी ग्रो करेगा तो सारे के सारे मेंबर भी ग्रो करेंगे। अगर मेंबर ग्रो करते करते अगर महिला की, एसएचजी की महिला की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपये हो जाती है ना, ठीक है, उनके बिजनेस करने से, तो ऐसी महिला को क्या बोला जाता है? लखपति दीदी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको क्या है, जो 1-1 लाख जिनकी मिनिमम आय हो गई, उनको पीएम मोदी ने प्रमाण पत्र दिया था। कब? 25 अगस्त 2024 में, ठीक है। और ये जो है इनको जो 11 लाख ऐसी महिलाओं का जो है वो प्रमाण पत्र बांटे गए थे, ठीक है। ये मैंने फैक्ट बताई दिया कि 1 लाख प्रति वर्ष की आय होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य कितना है? एक लाख ऐसी महिलाओं को कितनी महिलाएं बनानी है? 3 करोड़ महिलाएं बनानी है जिनकी वार्षिक आय कितनी हो? कम से कम 1 लाख। मतलब ये खुद सिर्फ महिला की आय है, इसके परिवार की आय इसमें काउंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इसके लिए क्या कर दिया गया है कि एक नमो ड्रोन दीदी करके एक स्कीम और लेके आए। उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एसएचजी बिजनेस करते हैं, तो मान लो इनको एक बिजनेस और दे दिया। आजकल क्या हो रहा है कि ड्रोन से खेतों के अंदर स्प्रे वगैरह किए जा रहे हैं, कीटनाशक का जो छिड़काव है या खाद का छिड़काव है वो ड्रोन के थ्रू करवा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन एसएचजी को रियायती दरों पर ड्रोन दे रही है, और ये जो ड्रोन है, ये इन महिलाओं को ड्रोन की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। अब क्या होगा, वो एसएचजी गांव के अंदर, जो मान लो पर्टिकुलर गांव है, क्योंकि ये गांव की स्कीम है, तो गांव जो है, उस गांव की जो महिलाएं हैं, जो खेत हैं, उनके अंदर ड्रोन से छिड़काव करेंगे और उसका कुछ चार्ज करेंगे, और उस चार्ज के जो पैसे हैं वो एसएचजी के पास आएगा। अब ऐसे सोचो, मान लो 5 ड्रोन ले लिए, और ऐसा सीज़न आया कृषि का कि गाँव के अंदर भाई सबको ही चाहिए खेती में, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि आज 10 दिन के अंदर अंदर सबको अपना यूरिया स्प्रे वगैरह छिड़काव कराना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, डीएपी वगैरह का जो छिड़काव है वो करवाने के लिए क्या किया, ड्रोन को रेंट पे ले लिया। तो ये एसएचजी क्या करेगा, इनकी इनकम बढ़ेगी, एसएचजी की कमाई बढ़ेगी, एसएचजी की बढ़ेगी तो एसएचजी के सदस्यों की बढ़ेगी। तो 1 लाख जो वाली जो लखपति दीदी बनने की इनके क्या होंगे, चांसेस बढ़ेंगे। इसका महत्व क्या है कि इससे महिला को अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी
एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उद्यमिता, उसकी भावना उत्पन्न होती है। प्लस महिला का आर्थिक संबल होता है, इस वजह से परिवार के अंदर क्या है, गरीबी का उन्मूलन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब इस पे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 11 लाख महिलाओं को लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए, सही बात है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रति 1 लाख की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है, सही बात है। यह योजना केवल नगरीय क्षेत्रों की महिलाओं के लिए नहीं, ये तो ग्रामीण के लिए है, मैंने आपको बताया ना कि ग्रामीण के लिए है ये। ठीक है। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाएंगे, और ट्रेनिंग दी जा रही है, हमने अभी पढ़ा है। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। तो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन ए। देखिए आंसर देखते हैं, हाँ 1, 2 और 4। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जो फैक्ट हैं वो वापस वही हैं, ठीक है, आप देख लेना। योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अधिक केंद्रित है, न कि नगरीय महिलाओं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना क्या है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये क्या है कि किसानों की जो ज़मीन है, किसानों को ऊर्जा संबल बनाना, उनको मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना एनर्जी में, उसके लिए इसके 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो क्या है कि जो बंजर भूमि पड़ी है ना, पार्ट ए कंपोनेंट जो है वो, तो बंजर भूमि के अंदर आपको क्या करना है, आप खेती वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर को वो लीज पे, जो लैंड है वो लीज पे आप दे दो, रेंट पे दे दो, और 19 साल के लिए वो क्या करेंगे, वहाँ सोलर प्लांट लगाएंगे और उससे बिजली पैदा करेंगे, और आपको क्या करेंगे, उस ज़मीन का किराया देंगे। दूसरा क्या है, अगर आपके पास आपने कृषि कनेक्शन ले रखा है विद्युत का, और वो जो है ग्रिड वाला है, ठीक है, तो उसको क्या है, सोलराइज करना, उसको सोलराइज करना, ताकि ग्रिड पे जो है वो भार कम हो। ग्रिड पे भार कम हो तो ग्रिड के अंदर ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से आ रही है? कोयला आधारित आ रही है। ठीक है। तो कोयले की खपत कम होगी तो प्रदूषण कम होगा। तो अल्टीमेटली ये जो 2030 और हमारे जो नेक्स्ट एंड डिटरमाइंड जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट इसका क्या है, आपकी अगर आपके खेत में कृषि कनेक्शन है ही नहीं है, आपने लिया ही नहीं है, छोटे किसान हो या मतलब आपको नहीं मिला है अभी तक, छोटे किसान की बात नहीं है, ठीक है, और आप डीजल पंप सेट वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको सब्सिडी पर क्या मिलेगा, सोलर कनेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, सोलर प्लेटें आपको खेत में लगेंगी, और आप दिन के अंदर ही तो जो है वो पानी निकाल सकते हो ज़मीन से, बोरवेल यूज़ कर सकते हो जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा। और राजस्थान के अंदर आपको पता है ये 325 दिन ऊर्जा की जो है वो जो सूरज चमकता है यहाँ पर, और 142 गीगावाट हर जो है वो इतनी राजस्थान की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब क्या हुआ है कि इस स्कीम का पुनरुद्धार किया गया है, दोबारा इसको जो है रिनोवेट करके दोबारा किया गया, और कब तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, तो 2026 तक। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब आइए अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो कृषि हेतु सौर ऊर्जा योजना पीएम कुसुम में देरी हुई थी, इसलिए इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। कैसे कैसे? सौर संयंत्र जो लैंड पे लगाने हैं, जो मैंने आपको बताया लीज पे, वो 100 गीगावाट तक, और सौर पंप 14 लाख, और कृषि पंप का जो सौरीकरण जो कंपोनेंट बी है वो 35 लाख तक। अब क्या हो रहा था, देखो जो ज़मीन हमें लगानी है ना, अब जो पहला पॉइंट जो इसका है कंपोनेंट ए है, उसके अंदर ज़मीन हमें चाहिए, जहाँ पर हम जो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो सोलर प्लांट लगाएंगी, और उनको क्या ज़मीन नहीं मिल रही, खाली ज़मीन पड़ी है, उन्हें पता ही नहीं कि भाई कौन से गांव में ज़मीन पड़ी है, और ये इधर किसान है, ठीक है, ये फार्मर है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये ज़मीन है। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन फार्मर इसको पता ही नहीं है कि वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी ज़मीन पे जो बंजर पड़ी है, जिससे कोई इनकम नहीं हो रही, वहाँ पर वो जो है वो प्लांट लगा के मुझे रेंट देना चाहता है। इसको ये ज़मीन का पता नहीं है, और फार्मर को इंडस्ट्रियलिस्ट का पता नहीं है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या कर दिया, एक पोर्टल बना दिया है, जहाँ पर क्या है कि जो बंजर ज़मीन पड़ती भूमि पड़ी है या बंजर भूमि पड़ी है, उसको उसका डेटा रहेगा, लैंड पूल के थ्रू ड्रोन वगैरह से सर्वे करके वो लैंड बताई जाएगी कि भाई ये लैंड यहाँ ऐसे खाली पड़ी, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका डाटा अवेलेबल रहेगा। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा कि भाई पर्टिकुलर जगह को देख के और किसान से संपर्क करके, और सारी वो चीज़ें किसान अगर समर्थन देगा, अपनी सहमति देगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, प्लांट लगा देगा। तो इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी बढ़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, वो बढ़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ई प्लेटफॉर्म बनाया गया विशेषकर राजस्थान में ट्रैकिंग और निगरानी के लिए। चुनौती क्या थी अभी तक, कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता थी, किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को। ठीक है। तो राजस्थान की इसमें क्या भूमिका है कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान एक अग्रणी जो है वो पीएम कुसुम के तहत जो ये लैंड बेस्ड जो प्लांट है उसके अंदर अग्रणी स्तर पर रहा है पूरे देश के अंदर। ठीक है। आइए इस पर एमसीक्यू देखते हैं। पीएम कुसुम योजना से संबंधित निम्न कथनों का कौन सा सही है? इस योजना के अंतर्गत 100 गीगावाट के सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है, सही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से राजस्थान में योजना की निगरानी हेतु उपयुक्त हो रहा है, बिल्कुल सही है। योजना की चुनौती पर किसानों को तकनीकी जानकारी की कमी है, ये थोड़ी है। हमने क्या पढ़ा कि भाई योजना की मुख्य चुनौती क्या हो रही है कि ज़मीन की अनुपलब्धता है। ठीक है। ज़मीन
अनुपलब्धता। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया ये वाला थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या है, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा में अग्रणी है, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो थर्ड कहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट ए में। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 100 गीगावाट है। ये जीईपीपी एक फाउंडेशन है जो ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान में ट्रैकिंग और निगरानी हो रही है। योजना में प्रमुख चुनौती तकनीकी ज्ञान नहीं है, बल्कि उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता है। राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी राज्य है, ये अभी पता ही चला हमें। एक क्या हुआ था कि भाई उसी टाइम पे 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो ये कौन प्रदान करता है, सूचना प्रसारण एवं मंत्रालय द्वारा। पिछली बार देखो एक अवार्ड पूछा गया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, ग्रेमी अवार्ड पता नहीं बाफ्टा अवार्ड कौन सा पूछा था मेंस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है अवार्ड, मतलब लोग इनको प्री के हिसाब से पढ़ के जाते थे स्टेटिक का मान के, लेकिन है ये फैक्ट्स, तो इनको रट के जाना भाई। इनमें किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में नहीं, पिछली बार शायद 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, कोई आप पेपर देखिएगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया था। ठीक है, वो इंडियन कोई थी, प्रोड्यूसर थी, पता नहीं डायरेक्टर थी, जिनके किसी मूवी को अवार्ड मिला था। ठीक है, एनिमल ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो क्या है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया था। 17वें राष्ट्रीय अवार्ड थे, और पिछले साल 2024 में किसके कौन से वर्ष के लिए दिए गए थे, 2022 के लिए दिए गए थे, यानी 22 की जो फिल्में थी उनके लिए दिए गए थे। तो सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजक फिल्म कौन सी थी, कंतारा। कैसी कौन सी भाषा में है ये, कन्नड़। इस कंतारा के जो जो लीड रोल कर रहे हैं वो कौन है, ऋषभ शेट्टी। आपने मूवी देखी होगी कंतारा, वो एक देवता का रोल करते हैं ना, उनमें देवता आ जाते हैं और वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो कंतारा का जो जो वहाँ एक्टर हैं, जो चीफ एक्टर हैं, जो मेन लीड रोल कर रहे हैं, उनको क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, 2 महिलाओं को, जो 2 एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको मिला है। एक तो नित्या मेनन को मिला है और एक मानसी पारेख को। तो ये तिरु तिरुचित्रम्बलम, इन नित्या मेनन को तो इस मूवी के लिए मिला है, और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। ये गुजराती है और ये मलयालम मूवी है, और ये कन्नड़ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो गुलमोहर को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म कौन सी, शैतान। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बैकग्राउंड कौन है, ए आर रहमान। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ गायक अरिजीत सिंह। और सर्वश्रेष्ठ ये बैकग्राउंड म्यूजिक में ए आर रहमान है, वैसे संगीतकार में किसको मिला है, प्रीतम को मिला है, प्रीतम को। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, आप एक बार इनको देख के जाना, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पे एमसीक्यू क्या है कि भाई 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे उनसे संबंधित कौन कौन से कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए मिला है, सही बात है। नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सही बात है। और सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत के लिए ए आर रहमान को मिला, सही बात है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म पुरस्कार गुलमोहर को मिला, नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार जो हिंदी फिल्मों में सबसे ये मिली थी। ठीक है, हिंदी फिल्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ये गुलमोहर। ठीक है, तो ये फोर्थ नहीं होना चाहिए, तो आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गुलमोहर क्या थी, हिंदी फिल्म की एक, जो हिंदी फिल्में होती हैं उनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। ये क्षेत्रीय फिल्म नहीं है, रीजनल फिल्म नहीं थी ये। ठीक है, नेक्स्ट है जी, दिल्ली का हवाई अड्डा है आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, उसको रन करता है एक संस्था डायल। उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया था कि हम 2030 तक इस हवाई अड्डे को क्या कर देंगे, कार्बन न्यूट्रल कर देंगे, और उन्होंने उससे पहले ही इसको कार्बन न्यूट्रल कर दिया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है कि भाई जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहाँ पर जितनी एनर्जी यूज हो रही है ना, और उस एनर्जी को यूज़ कर बनने में, उस बिजली को बनने में, या वहाँ जितना भी कार्बन इमिट हो रहा है उस एनर्जी को डेवलप करने में, उससे ज़्यादा कार्बन वो क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसी चीज़ें करेंगे कि उससे ज़्यादा या उसके बराबर का वो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे, या जैसे रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एंटिटी यानी आईजीआई के अंदर जितना कार्बन वो छोड़ेगा, उतना ही वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा या उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जनरल तो इस एंटिटी के अंदर क्या हुआ कि जो नेट कार्बन जो है वो न्यूट्रल हो गया, नेट कार्बन क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। जो नेट उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि जितना उत्सर्जित हुआ उतना ही अवशोषित हो गया, तो क्या हुआ, नेट उत्सर्जन आपका जीरो हुआ, तो इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन बोला गया। तो ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है, कौन सा है, दिल्ली का हवाई अड्डा। ठीक है, ये प्रमाण पत्र किसने दिया है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने दिया है। लक्ष्य का था 2030 तक का था, लेकिन हमने क्या कर दिया, जो डायल जो है दिल्ली, जो एजेंसी है डायल, जो दिल्ली एयरपोर्ट को रन करती है, उसने इसको पहले ही कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, हरित ऊर्जा का उपयोग है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इनका यूज़ करके, और ये काम ये इन्होंने पहले ही कर दिया।
क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन उपलब्धि से संबंधित निम्न कौन कौन से कथन सही हैं। तो आईजीआई एयरपोर्ट देश का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है, बिल्कुल सही बात है। एसीआई द्वारा इसको प्रमाणित किया गया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, लक्ष्य 2035 की समय सीमा थी, नहीं, कब तक की, 2030 थी, तो ये गलत है। ठीक है, हवाई अड्डा ने हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ये उपलब्धि की है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन से आंसर हमारे इन्होंने पूछा क्या है, सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी देखो क्या हुआ कि जो जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एस्पायर एक स्कीम चलती है CSIR की, एस्पायर अवार्ड, है ना। ठीक है, CSIR, उसकी एस्पायर अवार्ड के तहत उनको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उनको क्या करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर दो लोगों की एक टीम है, जिसमें एक तो है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, और दूसरी हैं जो नागौर के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मिर्दा कॉलेज है, उसकी जो प्रोफेसर हैं। ये दोनों क्या करेंगी, जो बाजरे का भूसा होता है ना, बाजरे का भूसा, उस भूसे का जीनोम सीक्वेंसिंग करके उस जीन का आइडेंटिफाई करेंगी, जिसको यूज कर कर सॉरी, फल और सब्जी फल और सब्जी को सड़ने से बचाया जा सकेगा। तो ये एक ऐसा कंटेनर बनाएंगी, उस जीन को भूसे को यूज करके, उस पर्टिकुलर जीन को यूटिलाइज करते हुए, एक भूसे का जो बाजरे का भूसा होता है उसको यूज करते हुए एक कंटेनर बनाएगी, जिसमें अगर फल को रखा जाएगा तो उसके सड़ने की चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो भारत के अंदर क्या होता है, जो फल सब्जी पैदा हो रही है ना, चीन के पास सबसे ज़्यादा फल सब्जी दुनिया में भारत ही पैदा करता है, लेकिन 15% हिस्सा उसका सड़ जाता है। यानी अगर 100 क्विंटल कोई फल सब्जी पैदा हुई है तो 15 क्विंटल तो वेस्ट ही होगी, ना तो वो किसी के मुंह में गई, ना उससे कोई किसी उत्पादक को उसकी आय मिली, उससे किसी तरीके की इनकम हुई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसकी जो इसकी वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मौद्रिक जिसकी वैल्यू है, वो 2 लाख करोड़ है। यानी 2 लाख करोड़ की फल सब्जी पूरे साल में हमारे यहाँ वेस्ट ही हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, रिसर्च करने के लिए CSIR ने इस प्रोजेक्ट को जो है वो एस्पायर अवार्ड के थ्रू जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी और नागौर का जो मिर्दा कॉलेज है, उनके एक प्रोफेसर को ये दिया गया है, जो इस पर स्टडी करेंगे और इस तरीके का एक कंटेनर बनाने का प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे। तो ठीक है, जीन विश्लेषण से संरक्षण गुण का, जो बाजरे का संरक्षण गुण है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर ये कंटेनर बनाया जाएगा। चलिए, अब क्या है क्वेश्चन देखिए। तो बाजरे की भूसी से बनाए गए कंटेनर फलों व सब्जियों के संरक्षण में सहायक हैं, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा है। ये नवाचार मुख्यतः दिल्ली स्थित ICAR मुख्यालय द्वारा किया गया है। नहीं, ये ICAR के द्वारा थोड़ी दिया गया है, ये CSIR के द्वारा किया गया है, उन्होंने इसको किया है ना, ICAR ने नहीं किया है। देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, जबकि ये CSIR है। हर साल लगभग 15% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस नवाचार जो बाजरे के जीवन स्तर पर विश्लेषण कर संरक्षण की क्षमता का पहचाना गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, सी, सॉरी, ए, 1, 3 और 4। हाँ, 1, 2 और 4 नहीं, 2 तो गलत हो गया ना, हाँ, 1, 1, 3 और 4, ओके, ए। ठीक है, तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने किया, और ये न कि मुख्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, CSIR के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई इंडिया AI मिशन। ये इंपॉर्टेंट मिशन है AI का। ठीक है, अभी इंडिया AI मिशन के तहत क्या है, एक टेंडर निकाला गया, जिसके अंतर्गत 1000 GPU की खरीद जो है वो उसके लिए निविदा निकाली गई। GPU क्या है, ग्राफिकल प्रोसेस यूज़र, ठीक है, इंटरफेस। ठीक है, तो भारतीय स्टार्टअप जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई AI को इंडिया के अंदर खुद का AI का इकोसिस्टम डेवलप करना, ताकि भारतीय इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं वो AI के जो एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएँ। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, भारतीय स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटर क्षमता प्रदान करना। लक्ष्य क्या है कि मिशन का लक्ष्य है 10,000 प्लस GPU एक यूनिट है जिसके थ्रू AI की जो कंप्यूटेशन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो 10,000 प्लस GPU की क्षमता को स्थापित करना, विशेषकर भारतीय भाषाओं हेतु मॉडल बनाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, अंग्रेजी और जो जैसे डीप सीक वगैरह है ना, ये ग्रोक और आपका ChatGPT, है ना, जेमिनी, ये सब क्या है, ये AI के टूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इंग्लिश के मॉडल को यूज़ करते हैं। तो भारतीय भाषाओं को यूज़ करते हुए ये मॉडल डेवलप किया जाएगा। अच्छा, इसका मॉडल का निर्माण जो होगा वो PPP के थ्रू होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस मॉडल का निर्माण किया जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिया AI मिशन और GPU के अधिग्रहण से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, इंडिया AI मिशन का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप और शोधकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करना है, बिल्कुल सही बात है। ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट
का उपयोग केवल उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक इमेज के लिए किया जाता है? नहीं, केवल उच्च गुणवत्ता वाली इमेज के लिए नहीं किया जाता है, टेक्स्ट और उन सब के लिए भी, इमेज के लिए भी किया जाता है। इंडियन एयर मिशन का लक्ष्य 10,000 प्लस जीपीयू स्थापित करना है जो विशेष रूप से भारतीय भाषाओं पर आधारित मॉडल के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। और पीपीपी मॉडल पर जीपीयू बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। सही बात है। तो ए 4, 3 और 1 ये सही है और ये गलत है। तो 1, 3, 4 आंसर हो गया आपका ए। ठीक है। तो जो थर्ड इसका क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट गलत था, तो वो क्या है कि जीपीयू का उपयोग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के अलावा बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और एआई मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी किया जाता है। सिर्फ जो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक इमेज प्रोसेसिंग में ही किया जाता है, ऐसा नहीं है, केवल वहाँ नहीं किया जाता है, इसके अलावा इसको डेटा प्रोसेसिंग में भी किया जाता है और एआई मॉडल की ट्रेनिंग में भी किया जाता है। ठीक है। तो ये स्लाइड्स थी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जानकार आपका या आप जो है इस आरएस मेंस का एग्ज़ाम दे रहा है या आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, भले वो प्रीलिम्स के लिए कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो, है ना। आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर मेंस के लिए 15, 50 और 100 शब्दों में, ठीक है, वो क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं अभी लेके आऊँगा। आप उस वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को पहले पॉज करके आंसर देना, 7 मिनट के अंदर अंदर उनको आंसर देना और आंसर देने के बाद जो है आप मॉडल आंसर से उनको मैच करना। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्लाइड्स का और इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ अपने एग्जाम में, और नेक टू नेक जो मार्क्स की जो ये फाइट है इसके अंदर आप अपनी अच्छी रैंक और सिलेक्शन जो है वो श्योर कर पाएँ। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर करें। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। किसी तरीके का डाउट हो या किसी तरीके का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। हमारी टीम या मैं खुद आपको उस क्वेश्चन का पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। हर आपके कमेंट का, हर डाउट का आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में ही क्लियर किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।